फ्रेंड, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और अपना ये बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है राजनीति विज्ञान का। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले एक फर्स्ट पार्ट हो चुका है जो राष्ट्रपति के बारे में चुनाव कैसे होता है, तो उसके बारे में था। आज हम उसी को आगे दोहराते हैं, यानी सेकंड पार्ट में वो है उपलब्धि, भत्ते और पेंशन। राष्ट्रपति के उपलब्धि क्या है, उसकी उपलब्धियों के बारे में और भत्ते और पेंशन के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 59 के तहत ये एग्जाम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद पूछे रहते हैं एग्जाम में, अनुच्छेद जरूर आते हैं। तो अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति को संसद द्वारा परिलब्धि और भत्ते प्राप्त है, ठीक है ना। यानी परिलब्धि और भत्ते, ये जो भत्ते प्राप्त है इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 59 के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसकी उपलब्धियों तथा भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण गरिमापूर्ण पद होता है, इसलिए उसके रहते तक इसके पद मतलब इसके भत्ते वगैरह हो जाए, पेंशन या जो भी है, उसमें कमी नहीं की जा सकती है। ये ध्यान रखना, बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन इसको उसके भत्तों में कमी नहीं हो पाती है, नहीं की जाती है। और सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, यानी जो इससे पहले के जो राष्ट्रपति होंगे, जो मतलब वो चले गए, दूसरे आ गए, तो पहले के जो राष्ट्रपति है इनको निःशुल्क आवास मिलेगा, बिजली, पानी, कार आदि की भी सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है ना। और फरवरी 2000 से राष्ट्रपति के जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। अब ध्यान रखना, वर्तमान में हम वेतन की बात करें, ठीक है ना। वर्तमान में वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपए। कितना वेतन है राष्ट्रपति का, 5 लाख, यानी इसका 5,08,000 ऐसे करके कोई लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 लाख के समथिंग है। और इसके बाद इनकी जो पेंशन होती है, पेंशन इनके वेतन की 50% पेंशन का प्रावधान है कि 50% है वो पेंशन रहेगी, ठीक है ना। जब ये राष्ट्रपति के निर्वासित हो जाए, मतलब हट जाए, यानी दूसरे राष्ट्रपति आए, तब इनका पेंशन है वो 50% रहेगी इसका। इसके अलावा जब इनके जो जीवन साथी है उनको भी इसका जो आ रही थी जितनी पेंशन, उसकी आधी पेंशन है वह उनके जीवन साथी को भी मिलेगी। अगर वे नहीं रहते, इनका जीवन साथी है, तो उनको पेंशन मिलती है। ये ध्यान रखना है इसके बारे में। अब उन्मुक्तियाँ क्या होता है, ध्यान रखना है, उन्मुक्तियां। ठीक है ना, उन्मुक्तियों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। उन्मुक्तियां होता क्या है, क्योंकि ये आपको इस तरह का प्रश्न हो सकता है आ जाए। तो उन्मुक्तियों के बारे में मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब अपने कार्यकाल, मतलब जब वो राष्ट्रपति हैं यानी कार्यकाल के दौरान, तो उनका कार्यकाल तो फिक्स होता है, तो उसमें कुछ उनको उन्मुक्तियां दी जाती है। उन्मुक्तियां का मतलब यहाँ पे क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों, अपने पद के अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनके खिलाफ कोई भी न्यायिक जांच या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पद के अनुरूप कार्यकाल के दौरान इनके विरुद्ध मुकदमे या एक और चीज यहाँ पे है कि मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों पर वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। वह जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके खिलाफ फौजदारी या दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। यानी दीवानी या फौजदारी कोई भी मुकदमा है वह राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, मुकदमा होगा ही नहीं इनके खिलाफ, ठीक है ना। और साथ ही साथ जब मुकदमा करवा ही नहीं सकते, तो न तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है और इस तरह से उन्हें कैद में भी नहीं रखा जा सकता। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा है तो 2 महीने पहले नोटिस दिए और इस प्रकार कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये जो
इनको जो विशेष तो कह सकते हैं कि जो ये जो अधिकार हम कह सकते हैं, तो इनको यहाँ पे उन्मुक्तों के तौर पे जाना जाता है। ठीक है ना, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो फाइनली ये तो पता ही है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना है कि मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसको मैं आगे समझेंगे। तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति का पद है वह इस अवधि 5 वर्ष की अवधि से पहले भी 5 वर्ष की अवधि के पहले भी खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। तो इसके लिए इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वापस पुनः 5 वर्ष के लिए होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखो ये 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति है, अब इसे किसी भी तरह से रिक्त हो जाता है, बोले त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या महाभियोग के द्वारा, तो समझ लीजिए उसने 2 वर्ष तक काम किया था, ठीक है ना, और 3 वर्ष बाकी है, लेकिन वह राष्ट्रपति चला गया है, मृत्यु हो गया, जो भी कारण है, तो पीछे 3 वर्ष है। तो संसद को ये कहा गया है कि 6 माह के अंदर ही अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है। ये संसद की जिम्मेदारी होती है। और साथ ही साथ जो नया राष्ट्रपति आएगा वो ध्यान रखना, वह 6 इसके 3 वर्ष है उसके लिए नहीं आएगा, वह पूरे 5 वर्ष के लिए नया राष्ट्रपति चुनेगा। अगला जो नया राष्ट्रपति आएगा पूरे 5 साल के लिए आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो अभी जैसे मैं कह रहा था कि महाभियोग के द्वारा उसका पद खाली हो सकता है, यानी उसको हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है, तो ये एग्जाम में आपके आता है। तो अब ये इसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है। तो आगे देखिए, आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना, महाभियोग प्रक्रिया क्या है, तो इसको ध्यान रखना है। वैसे इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है। यानी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई यानी करी जा सकती है, प्रक्रिया चलाई जा सकती है, तो वो ध्यान रखना है अनुच्छेद 61 के अनुसार। तो इसका मतलब ये, जैसे फिलहाल तो ये आपको पता है कि राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर, वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ यह प्रक्रिया तो देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ कब पारित होता है, कब लाया जाता है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई काम करे, उसका पद बहुत ही गरिमापूर्ण और सर्वश्रेष्ठ पद होता है, लेकिन वह संविधान का उल्लंघन करता है, तब महाभियोग पद्धति के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, उसे पद से हटाया जाता है। मतलब यही है कि महाभियोग का मतलब क्या है? पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है महाभियोग। ठीक है ना। तो अब ये महाभियोग प्रक्रिया बहुत ही ऐसे नहीं कि इजीली किसी को हटा दे फटाफट किसी भी थोड़ी सी बात के लिए, नहीं। महाभियोग प्रक्रिया है बहुत ही एक तरह से कठिन प्रोसेस की तरह है, विशेष, जैसे कहते हैं ना संविधान में संशोधन करना है तो विशेष प्रक्रिया होती है, वैसे ही भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया वो विशेष रूप मतलब विशेष प्रावधान, विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये गरिमापूर्ण महत्वपूर्ण पद है, इसलिए इसका विशेष तरीका अपनाया गया है। अब महाभियोग कैसे होता है, कैसे पारित होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है अब किसी भी भारत के किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग
प्रस्ताव है पास हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जिसको महाभियोग प्रक्रिया पारित होने के बाद हटा दिया गया है, ऐसी कंडीशन आई नहीं है, और कुछ आने की संभावना उससे पहले किसी ने त्यागपत्र दे दिया था। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है। ध्यान रखना, इसका वर्णन तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि महाअभियोग प्रक्रिया किस तरह से पारित होती है और किस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, तो एक तरफ तो हम बात करेंगे लोकसभा, एक तरफ बात करेंगे राज्यसभा, क्योंकि ये दोनों सदन के क्या है, मतलब संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये लोकसभा या राज्यसभा किसी को ये विदित हो जाए या ऐसा लगे कि भाई संविधान, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो महाअभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है। तो इसके लिए कोई विशेष नहीं है कि महाअभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग सिर्फ लोकसभा में ही आएगा या राज्यसभा में आएगा, ये जरूरी नहीं है, किसी में भी पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कहा है कि अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन के सदस्य के, जैसे महाअभियोग, ये अभियोग लगाना है कि भाई महाअभियोग चलाना है, तो अभियोग लगाने से पहले जैसे लोकसभा में वो ला रहे हैं, वो महाअभियोग कहाँ ला रहे हैं, जो अभियोग है महाअभियोग, तो यह प्रस्ताव लाने का सोच रहे लोकसभा में। कहाँ लाने का सोच रहे, लोकसभा में। तो लोकसभा में वो प्रस्ताव लाया जाएगा महाअभियोग का, उससे पहले लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसका 1/4 सदस्य उस अभियोग पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। अभियोग पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे समझ लो एक प्रस्ताव है जो लोकसभा में लाना है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, महाअभियोग प्रस्ताव, तो इससे पहले जैसे लोकसभा में लाना है तो लोकसभा के टोटल सदस्यों का 1/4 सदस्य है, पहले ऐसा प्रस्ताव है, कह सकते हैं, ऐसा अभियोग बनाएंगे और उस पर वे खुद अपने साइन करेंगे। एक स्वतः सदस्य अगर साइन करते हैं अभियोग पर, एक स्वतः सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, तो इसके बाद ये जो अभियोग वो प्रस्ताव के रूप में, अभियोग है वो प्रस्ताव के रूप में कहाँ पे आएगा, लोकसभा में आएगा। और लोकसभा में यह प्रस्ताव टोटल सदस्य का 2/3, टोटल सदस्य जो होते हैं, ठीक है ना, वो मतदान में जो वहाँ पे भाग लेते हैं, उसके 2/3 सदस्य, लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। अब याद ध्यान रखिए, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि अभियोग लोकसभा में ला रहे हैं, उससे पहले लोकसभा के एक स्वतंत्र सदस्य उस अभियोग यानी उसे प्रस्ताव जो बनाएंगे, अभिलेख जो प्रस्ताव है उस पर एक स्वतंत्र सदस्य साइन करेंगे और इसके बाद वो प्रस्ताव यहाँ पे लाया जा सके। ऐसे प्रस्ताव नहीं आता है, पहले लोकसभा के एक स्वतंत्र सदस्य उस प्रस्ताव पर साइन करें तभी वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। लेकिन ये प्रस्ताव लोकसभा में आने से पहले, ये जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में आएगा, इस लोकसभा में ये प्रस्ताव आने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। सूचित कैसे, लिखित रूप में। ध्यान रखना, लिखित रूप में ये लोकसभा में महाअभियोग उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, उससे 14 दिन पूर्व, ठीक है ना, इसे 14 दिन पूर्व अभियोग के बारे में कह सकते हैं कि ये सूचना दी जाएगी और फिर ये प्रस्ताव लोकसभा में आएगा और लोकसभा में ये प्रस्ताव, महाअभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तो इसके बाद ये प्रस्ताव पास हुआ, जो प्रस्ताव है ये भी प्रस्ताव कहाँ जाएगा, ये प्रस्ताव आएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा डायरेक्ट ही प्रस्ताव को पास नहीं करेगी, ये पहले जांच करेगी कि लोकसभा ने जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग लाया है वह सही है या नहीं। तो इसलिए यहाँ से आने के बाद राज्यसभा है वह एक जांच समिति गठित करेगी। कौन सी जांच समिति है वो गठित करेगी और जांच समिति अगर जांच करने के उपरांत सही पाई जाए, जांच समिति वो कहेगी हाँ लोकसभा ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है। अगर राज्यसभा की जांच समिति कैसे सही है तो इसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य उस प्रस्ताव को 2/3
2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करते ही राष्ट्रपति को पदच्युति समझा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है महाभियोग की, जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रस्ताव जैसे यहाँ आ रहा है तो यहाँ आने के बाद 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वहाँ जाएगा तो जांच समिति अगर सही प्रूव करती है कि हाँ ये इनका प्रस्ताव सही है, तो फिर वहाँ पे जैसे यहाँ पे पास हुआ था प्रस्ताव, वैसे वैसे वहाँ की राज्यसभा के सदस्य संख्या द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे। तब जैसे ही राज्यसभा ने प्रस्ताव पास किया, उधर राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति उस पद से विमुक्त हो जाए, मतलब पदच्युत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक था, इसमें हमने आज समझा है कि किस तरह की राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे, जैसे अब तक तो हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से चुनाव होता है, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रपति, जैसे अभी यहाँ पे जो पढ़ लिया है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी इसके बारे में थोड़ी स्टार्ट आज कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो कल कर लेंगे इसको पूरा और एंड, तब तक आप ध्यान रखिए। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है। तो एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को हम इस दो तरह से बांटेंगे। एक तो होती है सामान्य कालीन शक्तियाँ, और एक होती है संकटकालीन शक्तियाँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कार्य शक्तियों को हम दो तरह से समझेंगे। एक तो सामान्य कालीन, यानी जब देश में किसी तरह की आपातकालीन व्यवस्था नहीं है तब राष्ट्रपति के पास क्या पावर होता है, और संकट काल के समय राष्ट्रपति है किस तरह की शक्तियां, यानी किस तरह के अपने दायित्वों को निभाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको ध्यान है सामान्य कालीन शक्तियों में क्या होता है। एक तो होती कार्यपालिका शक्ति, ठीक है ना, इसके बाद होती है विधायी शक्ति, क्योंकि जैसे में हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वो पहले ही बता देता हूँ कि इस तरह की जो व्यवस्था है, यानी इस तरह की गतिविधि जो कार्य है वो किए जाएंगे। तो विधायी शक्ति के बाद आपको ध्यान रखना है वित्तीय शक्ति, इसके बाद पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति, और वित्तीय शक्ति के बाद आती है न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति के बाद राज्यों से संबंधित विशेष अधिकार। ठीक है, तो अब ये जो है, क्योंकि संकटकालीन शक्ति हो सकता है कि अब अगर वी जाए तो नेक्स्ट देखें, लेकिन अब फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और राज्यों के संबंधित विशेषाधिकार। तो इस तरह से सामान्य शक्तियाँ होती है। अब इसमें क्या होता है कि पहला देखना है कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति का मतलब होता है कि वैसे इस संघ की, इस जैसे देश की सभी कार्यपालिका, यानी कह सकते हैं कि जितनी भी कार्य के संबंध में जो शक्तियाँ होती है, वह कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो पूरे देश की शक्ति का नेतृत्व यानी किसके अधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन। ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है कि देश की कार्यपालिका शक्ति किसके नियंत्रण में होती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से
अपना ये वाला और ये जो टॉपिक है वो कल हम समझेंगे। फिलहाल आपको ये डिसाइड एक तरह से ये बता दिया कि इसका जो कल होगा वो इस तरह से हम इसको एंड करेंगे वीडियो में। तब तक इसको ध्यान रखना है और इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू।